स्पार्क की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। हमने जो पिछला पॉइंट पढ़ा था, हम कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, अब उसके बाद में पढ़ रहे हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो इसमें से जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है, इसमें 4 पॉइंट बताया गया है। इसमें एक हो गया निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन। सेकंड हो गया दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर। और उसके बाद में थर्ड हो गया साहित्य। फिर उसके बाद में आ गया टाइटल, उपाधियां। निर्माण कार्य, सेकंड हो गया साहित्य, थर्ड हो गया दरबारी विद्वान, फोर्थ हो गया उपाधियां। तो हमने जो कुंभा की उपाधियां हम पढ़ने जा रहे हैं, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हम पढ़ने जा रहे हैं। जो निर्माण कार्य एक हो गया, सेकंड साहित्य हो गया, थर्ड हो गया दरबारी विद्वान, फोर्थ हो गया उपाधियां। उसके बाद में हमने देखा कि अब मैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ा रहा हूं, उससे इससे मेरे को एनसीईआरटी की 7th की बुक की याद आती है, जिसमें एक अरविंद नाम का बालक रहता है। वो जाके अपने घर पे जाता है स्कूल से, बोला मेरे को कल नाटक करना है, एनुअल फंक्शन है और मेरे को राजा का रोल दिया गया है। जैसे ही अपनी माताजी को ये चीज बताता है, तब ही उनकी माताजी इतनी उत्साहित हो जाती है, इतनी उमंग और उत्साहित हो जाती है कि कल मेरा बेटा एनुअल फंक्शन में राजा का रोल करेगा। वही तड़कती हुई मुछ के साथ और धारदार तलवार के साथ वो अपना फड़कता हुआ रोल अदा करेगा। लेकिन जैसे ही ये बोल दे, उनकी माताजी ये सोचती है, उसके बाद में जैसे ही वो अरविंद बोलता है कि मेरे को मम्मा, मेरे को वीणा चाहिए, जैसे ही ये बोलता है कि मेरे को वीणा चाहिए अरविंद, तो जो उनकी माताजी है वह हक्की बक्की रह जाती है कि वीणा चाहिए, राजा का तो रोल यही है, तड़कती भड़कती मुझ के साथ में तलवार का रोल है, मैंने तो वीणा का क्या रोल है। ऐसा भारत में कौन सा राजा हुआ करता था कि जो वीणा भी बजाया करता था और युद्ध भी लड़ता था। राजा का मुख्यतः रोल यही माना जाता था कि युद्ध लड़ना है, उसको तलवारबाजी आनी चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ गुप्त वंश का समुद्रगुप्त जो राजा रहा, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक उसने पूरा कंट्रोल कर लिया था, तो वो एक ऐसा राजा था, वो तलवार चलाने के साथ साथ अपना वीणा भी बजाता था। मतलब इतना सॉफ्ट दिल भी उनका था, खतरनाक वो चलाता था, वैसे ही वो वीणा चलाता था। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त की बात आ गई भारत में, और जो ही राजस्थान में हमारे कुंभा की बात आ गई, जो अपनी वीणा बजाने में जितना तलवार बजाने में काबिल था, उतना ही वीणा बजाने में या संगीत गाने में उतना ही वो अव्वल दर्जे का वीणा बजाता था, जितना अव्वल दर्जे का तलवार चलाया करता था। राजस्थान में जो राणा कुंभा है, इसका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। देखो, निर्माण कार्य इन्होंने बहुत सारे करवाए। साहित्य में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पुस्तक लिखी और इन्होंने टीका भी लिखा। जो कोई दूसरी बुक लिखता है, उसका टीका भी इन्होंने शॉर्ट रूप में लिख दिया। वो भी दरबारी विद्वान भी बहुत सारे थे इनके, और उपाधियां भी इनकी बहुत सारी है। अब हम सबसे पहले निर्माण कार्य पढ़ लेते हैं, निर्माण कार्य का अध्ययन कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या करवाया था। आपको पहले मैं बताया था, एक राइटर है कवि राजा श्यामल दास जी, इन्होंने बताया कि चित्तौड़ में टोटल जो मेवाड़ में 84 किले हैं, 84 किलो में से 32 किला किसने बनवाया? कुंभा जी ने। 84 किलो में से 32 किले कुंभा ने बनवाया। ये चीज किसने बताया? कवि राजा श्यामल दास ने बताया। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे पहले विजय स्तंभ।
विजय स्तंभ के बारे में मैंने बताया था कि सारंगपुर का युद्ध जो महमूद खिलजी को हराया था कुंभा ने, तो विजय प्राप्त हुई, तो इन्होंने उसकी याद में विजय स्तंभ बना दिया गया। इनके काफी सारे नाम हैं, आगे मैं बताऊंगा। विजय स्तंभ के बाद में हम बात करेंगे कुंभलगढ़ का इन्होंने निर्माण करवाया। कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ कहां बनाया गया? ये राजसमंद में बनाया गया। राजसमंद में बनाया गया। कुंभलगढ़ के बारे में बताया जाता है कि इनका जो परकोटा था, बाहर वाला परकोटा 36 किलोमीटर का परकोटा था। कितने किलोमीटर का? 36 किलोमीटर का। उसके बाद में इनकी चौड़ाई के बारे में बताया जाता है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, परकोटा के बारे में बताया जाता है। और ये राजसमंद है, ये कुंभलगढ़ है, ये क्या है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसको बोला जाता है। और दूसरा इसके बारे में बताए हैं कि इसको जो मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी इसको बोला गया, क्योंकि ये सीमा प्रहरी इसलिए है क्योंकि ये बॉर्डर पे है। उसके बाद में जो अबुल फजल है, इसने कुंभलगढ़ के बारे में बताया है कि अगर कुंभलगढ़ को नीचे से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी, मतलब इतना वो लंबा चौड़ा था, ऐसा अबुल फजल ने बताया। दूसरा इसके बारे में बताया जाता है एट्रुस्कन। यूरोप में एक ही किला है एट्रुस्कन, उसकी कुंभलगढ़ की तुलना उससे की। अब हमने क्या कुंभलगढ़ पढ़ लिया। नेक्स्ट इन्होंने क्या बनवाया वो बता देता हूं एक बार। एक अचलगढ़ का किला, फिर उसके बाद में आ जाता है बोमट दुर्ग, उसके बाद में आ जाता है बसंतगढ़, उसके बाद में आ जाता है मचान दुर्ग, अचलगढ़ का किला बनाया सिरोही में, ये हो गया सिरोही में। उसके बाद में जो बोमट दुर्ग है वो उदयपुर में आ गया। उसके बाद में जो बसंतगढ़ का है वो सिरोही में आ गया। उसके बाद में ये आ गया मचान दुर्ग। मचान दुर्ग है वो कहाँ बनाया? ये आ गया सिरोही में। जो अचलगढ़ का किला है उसका इन्होंने जो राणा कुंभा है 1452 में, आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 1452 में मचान जो अचलगढ़ का किला है जो वो उन्होंने बनवाया, वो उसका पुनर्निर्माण करवाया था। इन्होंने बनाया नहीं था, इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। ये परमाणु का बनाया हुआ था। 1452 में अचलगढ़ का किला रिकंस्ट्रक्शन करवाया। उसके बाद में जो बोमट दुर्ग है उदयपुर में बनाया। ये भील जनजाति को कंट्रोल करने के लिए ये दुर्ग बनाया। ये भील जनजाति को कंट्रोल करने के लिए दुर्ग बनाया। और जो मचान दुर्ग है ये मेयर जनजाति को कंट्रोल करने के लिए, मेयर जनजाति को कंट्रोल करने के लिए ये मचान दुर्ग बनवाया इन्होंने। उसके बाद में हमने देखा है कि पहले निर्माण कार्य में हमने पहले विजय स्तंभ पढ़ा, चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। उसके बाद में हमने कुंभलगढ़ पढ़ा जो राजसमंद में बनाया गया। उसके बाद में हमने अचलगढ़ सिरोही में पुनः रिकंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया। फिर बोमट दुर्ग उदयपुर में बनाया गया, और जो बसंतगढ़ है सिरोही में बनाया गया, और मचान दुर्ग है सिरोही में बनाया गया। निर्माण कार्य में सबसे पहले इन्होंने कौन सा दुर्ग कहाँ बनाया यह सब पढ़ लिया, इसका अध्ययन कर लिया। इसके बाद में हम मंदिर, जिस मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया उसका अध्ययन करेंगे।
मंदिर आ गया। तो इन्होंने सबसे पहले कुंभस्वामी मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर जो विष्णु भगवान का है। तो ये एकलिंग जी महाराज के साथ साथ ये विष्णु भगवान को भी मानते थे, अदर भगवान को भी ये मानते थे। तो इन्होंने कुंभस्वामी का मंदिर, अब कहां कहां बनवाया इन्होंने कुंभस्वामी का मंदिर? एक तो आ गया चित्तौड़गढ़ में, दूसरा आ गया अचलगढ़ में, एक बनवाया इन्होंने कुंभलगढ़ में। कुंभस्वामी मंदिर चित्तौड़ में, अचलगढ़ में और कुंभलगढ़ में। उसके बाद में हम देखेंगे कि चित्तौड़ में इन्होंने और बनवाया शांतिनाथ का जैन मंदिर, जिसको श्रृंगार चवरी का मंदिर भी बोलते हैं, श्रृंगार चवरी का मंदिर भी बोलते हैं। जो कुंभा का जो कोषाध्यक्ष था वेलका भंडारी, वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में हम देखेंगे कि अगला जो शांतिनाथ जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर है, ये हो गया शांतिनाथ का जैन मंदिर, जिसको श्रृंगार चौरी का मंदिर भी बोलते हैं। उसके बाद में रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण भी कुंभा करवाता है, कुंभा का उसमें योगदान पूरा रहता है। जो धनकसा है, वो धनकसा जैनों का एक व्यापारी रहता है, वो कुंभा के पास में आता है कि मैं रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करना चाहता हूं, कि आप मेरे को जमीन कितनी दे सकते हो। कुंभा ने बोला आपको कितनी चाहिए वो बताओ। बोला मेरे को कम से, फिर जो कुंभा होता है 99 बिघा जमीन दान करता है, और जो धनकसा है वो जैन मंदिर का निर्माण करवाता है, रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण करवाता है। जो धनकसा है व्यापारी है, धनकसा व्यापारी है जैनू का। तो यहाँ पे 99 बीघा जमीन कौन दान करता है? कुंभा। कुंभा 99 बीघा जमीन इसमें दान करता है और रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण करवाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, साहित्य वाला पॉइंट पढ़ेंगे। निर्माण कार्य हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने जो कुंभा का साहित्य में क्या क्या योगदान था उसके बारे में पढ़ेंगे। साहित्य, लिटरेचर। कुंभा का मैंने पहले भी बताया कि कुंभा का जो वीणा बजाने में, म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट, म्यूजिक में इनका काफी इंटरेस्ट था। तो इन्होंने म्यूजिक पे काफी सारी पुस्तकें लिखी, उनके बारे में बताऊंगा। तो कुंभा का संगीत गुरु था सारंग व्यास। सारंग व्यास। इन्होंने संगीत के ऊपर काफी सारी पुस्तकें लिखी, उनके बारे में एक बार बता देता हूं। एक आ गई संगीत सुधा, एक आ गई सुधा प्रबंध, फिर आ गई कामराज रतिसार, फिर आ गई जो नेक्स्ट आ गई संगीत मीमांसा, फिर आ गई हरिवर्तिका,
फिर आ गई संगीत राज। कुंभा ने ये सारी जो पुस्तक के संगीत पे लिखी, संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, कामराज, रतिसार, संगीत मीमांसा, हरिवर्तिका, संगीत राज, जो मेन पुस्तकें मैं आपको बता दिया। इसमें जो कामराज रतिसार है इसके 7 भाग है, और जो संगीत राज है इसके 5 भाग है। मेन हम देख लेते हैं। जो संगीत राज के 5 पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। संगीत राज के 5 पार्ट है, जिसमें पहला आ गया पाट्य रत्न कोश, पाट्य रत्न कोश। उसके बाद में दूसरा आ गया पाट्य पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद में गाओ तो गीत रत्न कोश। उसके बाद में आ गया गाने के बाद में नाचो, नृत्य रत्न कोश। उसके बाद में वीणा बजाओ, वीणा रत्न कोश। उसके बाद में आनंद लो इसका, तो वो हो गया रस रत्न कोश। संगीत राज के 5 पार्ट है। पाट्य रत्न कोश पहले पढ़ो, पाट्य रत्न कोश। उसके बाद में गाओ, गीत रत्न कोश। उसके बाद में नृत्य करो, नृत्य रत्न कोश। उसके बाद में साथ में वीणा बजाओ तो वीणा रत्न कोश। उसके बाद में इसका आनंद लो तो रस रत्न कोश। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहले पढ़ लो पाट्य रत्न कोश, उसके बाद में गीत गा लो तो गीत रत्न, उसके बाद गा लो गीत रत्न कोश। उसके बाद में नृत्य करो, नृत्य रत्न कोश। उसके बाद में वीणा बजाओ साथ में, वीणा रत्न कोश। उसके बाद में आनंद या रस लो, रस रत्न कोश। अब जो कुंभा की पुस्तक है उनके बारे में बता दिया। उसके बाद में कुंभा ने बोला, अपने मंत्रियों को बोला, और भी कोई बढ़िया पुस्तक किसी ने लिखा है? बोला हाँ बहुत सारों ने लिखा है। बोला लेके आओ, मैं देखता हूं उनको। फिर जो ये राणा कुंभा है वो उनका टीका लिखता है। टीका का मतलब है कोई बहुत बड़ी पुस्तक हो उसको शॉर्ट रूप में बदल दे, या जो हार्ड या कठिन पुस्तक है उसको सरल रूप में बदल दे, उसको टीका बोलते हैं। तो इनके पास लेके आए, बोला जयदेव की है कौन सी पुस्तक? गीता गोविंद। गीता गोविंद, बोला जयदेव की पुस्तक है गीता गोविंद। बोला ठीक है, इसका हम टीका लिखेंगे। हार्ड रूप को इसको सरलतम रूप में बदल देंगे, जिसको टीका बोलते हैं। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीका किसको बोलते हैं? किसी हार्ड पुस्तक को उसके सरल रूप में बदलने को टीका बोलते हैं, या कोई बड़ी पुस्तक का लॉन्ग पुस्तक है उसको शॉर्ट रूप में बदलने को टीका बोलते हैं। गीता गोविंद किसकी थी? जयदेव की। कुंभा ने क्या लिखा? उसका टीका लिखा, जिसका नाम रसिक प्रिया था। क्या है? रसिक प्रिया। उसके बाद में कुंभा ने बोला और कोई पुस्तकें हैं? बोला और भी है, बताइए लाइए। फिर सारंगधर की है संगीत रत्नाकर। सारंगधर की क्या है? संगीत रत्नाकर। सारंगधर की है संगीत रत्नाकर, सारंगधर। तो कुंभा ने सारंगधर की संगीत रत्नाकर को भी टीका लिख दिया, लेकिन उसका अलग से नाम नहीं दिया। जैसे इसका रसिक प्रिया दिया, इसका अलग से नाम नहीं दिया। बोला आपको याद करने में दिक्कत आएगी, तो इन्होंने सीधा नोट्स के रूप में दे दिया। उसके बाद में हम बात करेंगे। बोला और कोई पुस्तकें हैं? कुंभा ने बोला और कोई पुस्तकें? बोला और है। तो बाण भट्ट की है। तो ये किसकी है? बाण भट्ट की है। बाण भट्ट की
बाणभट्ट की चंडी शतक, तो इसका भी इन्होंने टीका लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब ये कुंभा टीका भी लिख रहा है, संगीत के ऊपर बहुत सारी पुस्तक भी लिख रहे हैं। तो इनके बारे में बताया जाता है कि ये कोई संस्कृत में या मेवाड़ी भाषा में इन्होंने नहीं लिखा, ये कन्नड़ भी जानते थे, कन्नड़, इन्होंने नाटक लिखा कन्नड़ में भी, कन्नड़ में लिखा, मलयालम में भी इन्होंने नाटक लिखे। तो ये मेवाड़ी और संस्कृति के साथ साथ, मेवाड़ी और संस्कृत लैंग्वेज के साथ साथ ये कन्नड़ का भी ज्ञान रखते थे और मलयालम का भी ज्ञान रखते थे। मतलब हर प्रकार से इन्होंने हर भाषाओं का इनको ज्ञान था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसको पढ़ने के बाद में, इसके अध्ययन करने के बाद में हम पढ़ेंगे इनके जो है दरबारी विद्वान, उनके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपना दरबारी विद्वान। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कान्हा व्यास, क्या नाम है, कान्हा व्यास। इन्होंने, कान्हा व्यास था जो दरबारी था इनका, तो इन्होंने कुंभा के ऊपर ये पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, एकलिंग महत्तम। ये किसके ऊपर लिखी थी, कुंभा के ऊपर ही उन्होंने लिखा था। लेकिन जब कुंभा ने ये पुस्तक पढ़ी तो बोला मजा नहीं आया, उतना मजा नहीं आया। तो कुंभा ने इसका फर्स्ट पार्ट था वो लिखा उन्होंने, जिसका नाम था, उसका नाम था राजा वर्णन। उसके बाद में जो नेक्स्ट विद्वान है इनका दरबारी विद्वान, मेहाजी। मेहाजी बहुत ही मंदिरों में जाने वाले, भगवान को मानने वाले ऐसे व्यक्ति थे। तो ये क्या है, एक बार तीर्थ स्थलों पे यात्रा करना इन्होंने शुरू किया, तो ये लगभग 120 तीर्थ स्थल पे जाके आ गए। तो मेहाजी कुंभा जी को कुछ दिन तक दिख नहीं रहे थे, तो एक दिन आए तो, हाँ मेहाजी कहाँ गए थे, बोला मैं तो तीर्थ स्थल होके आया था। बोला बताओ एक एक करके वर्णन बताओ। बोला मैं 120 तीर्थ स्थल पे जाके आया हूँ। फिर कुंभा जी ने बोला कि 120 का तो आप वर्णन कर नहीं पाओगे, बोला आप नोट्स बना दो, नोट्स बना के मेरे को दे दो और बता दो। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था तीर्थमाला, तीर्थमाला। उसके बाद में जो नेक्स्ट इनके दरबारी विद्वान थे, उसके बारे में देख लेते हैं। मंडन के बारे में देख लेते हैं। मंडन वहां का जो महलों का निर्माण भी कराया करता था। तो कुंभा ने बोला तू महल का निर्माण तो कर रहा है, लेकिन इनके बारे में पुस्तक भी लिख दे। तो मंडन ने भी पुस्तकें लिखी। अगला आ गया मंडन। तो इन्होंने भी बुक लिखी कुंभा के कहने के ऊपर। पहली आ गई वास्तुसार, दूसरी आ गई देव मूर्ति प्रकरण, तीसरी आ गई फिर में आ गई प्रासाद मंडन। उसके बाद में आ गई कोदंड मंडन। उसके बाद में आ गई रूप मंडन तो ये वास्तुकार है ही। तो वास्तुसार ये होगी, वास्तुसार जो महल बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही हैं, उनका वास्तुकार देखे
ये होगी वास्तुसार। फिर देव मूर्ति, ये मूर्ति के बारे में वर्णन है इसके अंदर, तो देव मूर्ति आ गया। मैं देव मूर्ति प्रकरण। राजवल्लभ, राजवल्लभ में जो राजा के महल किस प्रकार बनाना है उसके बारे में है। प्रासाद मंडन, प्रासाद यानी महल, महल के बारे में है। और ये राजवल्लभ जो राजा का जो रहने का स्थान है उसके बारे में। उसके बाद में ये प्रासाद मंडन, दुर्ग महल बनाने के बारे में। उसके बाद में कोदंड मंडन, रूप मंडन, मूर्ति, रूप मतलब मूर्ति का, मूर्ति के रूप के बारे में ये पुस्तक है, वो कोदंड मंडन। अब इसके बारे में आपको, आपने जब योगी जी ने श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति शिलान्यास किया था तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, आप तो भूल गए होंगे लेकिन मैं पढ़ा था कि श्री यशस्वी मुख्यमंत्री, यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने कोदंड श्री रामचंद्र की मूर्ति का शिलान्यास किया। तो कोदंड मतलब ऐसा होता है एक ऐसी मूर्ति जिसमें साथ में धनुष हो। अब देखो मंडन ने ये सब पुस्तकें लिख दी। उसके बाद में इनका भाई भी एक वास्तु मंजरी लिखता है, इनका भाई भी एक पुस्तक लिखता है, नाथा सिंह इनके भाई का नाम है, नाथा सिंह। वो लिखते हैं वास्तु मंजरी। फिर जो मंडन के पुत्र होते हैं वो भी पुस्तकें लिखते हैं। इधर मंडन लिख रहा है, उनका भाई भी लिख रहा है, इनका बेटा भी तो लिखेगा। तो उसके बाद में जो इनका बेटा है गोविंद, वो भी पुस्तकें लिखता है, उसके बारे में बताता हूं। गोविंद मंडन ने लिख दी पुस्तकें, उनका भाई भी लिख दिया, अब उनका बेटा भी लिखेगा। ये लिखता है कलानिधि, दूसरी लिखता है उद्दार दौरिणी, तीसरी लिखता है द्वार दीपिका, चौथी लिखता है सार समुच्चय। गोविंद लिखता है कलानिधि, उद्दार दौरिणी, द्वार दीपिका और सार समुच्चय। जो कलानिधि है, ये जो मंदिर के ऊपर जो शिखर रहता है उसके बारे में इन्होंने कलानिधि लिखी। उसके बाद में उद्दार दौरिणी की हम बात करेंगे। उद्दार दौरिणी है जो रिकंस्ट्रक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने उद्दार दौरिणी लिखी कि किस प्रकार रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने द्वार दीपिका, जो द्वार के बारे में इन्होंने, जो दरवाजे हैं उनके बारे में लिखी। उसके बाद में सार समूचे, इनको आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है तो ये सार समूचे लिखते हैं। विद्वान और है, और उसके उनके बारे में मैं बता देता हूं। जो कुंभा की एक बेटी रहती है रमाबाई, तो रमाबाई, उनके जो पति मारे जाते हैं तो रमाबाई को एक जागीर दी जाती है। फिर जावर की जागीरी दी जाती है। तो जावर का आपको मैं पहले ही बताया था कि जो वहां पे माइंस निकलना शुरू होता था, माइंस निकलना शुरू हो गया था, इनको उपाधि दी गई वागी सवरी की। कुंभा के जो और दरबारी हैं वो देख लेते हैं। और दरबारी कौन थे? हीरानंद मुनि इनके गुरु थे। अब आप बोलोगे कि सर गुरु तो पहले सारंग व्यास बता रहे थे। सारंग व्यास थे, वो संगीत गुरु थे, और बाकी ओवरऑल गुरु ये थे हीरानंद मुनि। उसके बाद में तिल्लावट, यूपीएससी में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कुंभा का दरबारी विद्वान है, तो ये तिल्लावट उसमें ऑप्शन दे रखा था।
फिर आ जाएगा सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी। फिर आ जाएगा सोमदेव सूरी। फिर आ जाएगा जयशेखर। उसके बाद में आ जाएगा बुहन कीर्ति। अब यही कारण है, इधर ही आप देख लो, सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, जयशेखर, ये सब क्या है, ये क्या है। अब इसी कारण से जो कुंभा है, कुंभा को सभी धर्मों का मानने वाला राजा मानते थे। यह आपको देख रहे हैं, सब जैन है, जैन भी है, हिंदू भी है, सब है। तो इसी कारण से इनको सभी धर्मों पर विश्वास रखने वाला, सभी धर्मों को मानने वाला राजा बोला जाता था। अब हम दरबारी विद्वान पढ़ लिए। अब दरबारी विद्वान है वो आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन इस प्रकार, इनमें से कुंभा के दरबारी विद्वान नहीं है, तो आपको ऑप्शन इनमें से कोई भी दे देगा, और पहले मैं बताया उनमें से भी ऑप्शन आ सकता है। अब जो हम लास्ट इसका सांस्कृतिक का पॉइंट है वो है उपाधियां। जो राणा कुंभा की उपाधियां क्या क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उपाधियां, टाइटल्स। उपाधियां में हम सबसे पहले हम ले रहे हैं हिंदू सुल्तान। अब हिंदू सुल्तान की उपाधि इनको क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने महमूद खिलजी को हराया, उसके बाद में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को हराया, उसके बाद में कुतुबुद्दीन शाह आया, कुतुबुद्दीन शाह को हराया। तो इस कारण हिंदुओं को जो उजाला देने वाला था, हिंदुओं का सुल्तान था, वो कौन था, अपने कुंभा था। तो इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। दूसरा आ गया अभिनव भट्टाचार्य। क्या है, अभिनव भट्टाचार्य। अब ये अभिनव भट्टाचार्य कौन है, अभिनव यानी दूसरा, किसी एक के समान। भट्टाचार्य म्यूजिक इंडस्ट्री, जो भट्टाचार्य था, जो म्यूजिक में इनका बहुत सारा योगदान था, इस कारण अभिनव यानी दूसरा, भट्टाचार्य की तरह दूसरा कौन था, कुंभा था म्यूजिक में। उसके बाद में हम इनकी उपाधि पढ़ेंगे चाप गुरु। उसके बाद में चाप यानी धनुष, धनुष चलाने में ये बहुत ज्यादा निपुण थे, इसलिए इनको चाप गुरु बोला गया। उसके बाद में हील गुरु, हील यानी पहाड़ियों में नहीं युद्ध इस प्रकार जीता, इस कारण इनको हील गुरु बोला गया। उसके बाद में नेक्स्ट इनकी उपाधि है नेक्स्ट है राणा रासो। राणा रासा, इन्होंने पुस्तकें लिखी और लिखवाई, इसलिए इनको बोला गया राणा रासो। और इनकी उपाधि है, ये एकलिंग जी महाराज के साथ विष्णु भगवान को भी मानते थे, अदर भगवान को भी मानते थे। भागवत, परंग भागवत, आदिवरा। उपाधि हम कुंभा की उपाधियां पढ़ रही थे, कुंभा की उपाधि हम पढ़ रहे थे हिंदू सुल्तान, हिंदू का सुल्तान था जो महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह को इन्होंने हराया। अभिनव भट्टाचार्य, म्यूजिक के कारण इनको अभिनव यानी उसके दूसरा, भट्टाचार्य के समान दूसरा। चाप गुरु, ये धनुष चलाने में निपुण थे। उसके बाद में हिल गुरु, हिल जो पहाड़ियों में इन्होंने युद्ध जीते। उसके बाद में राणा रासो, इन्होंने म्यूजिक पे ऊपर पुस्तक लिखी और लिखवाई। उसके बाद में आ गई परम भागवत और आदिवरा,
ये मतलब एकलिंग जी महाराज के साथ विष्णु भगवान को भी मानते थे। आज का चैप्टर यही खत्म होता है।